हमको बात करना है क्या, केमियोस्मोटिक थ्योरी का उल्टा, मतलब केमियोस्मोटिक थ्योरी में ही उल्टा कंसेप्ट। देखो जल्दी से वो स्टेटमेंट फिर से लिख लेते हैं क्या, कि केमियोस्मोटिक थ्योरी का कुल मिला के फाइनल स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि फ्री एनर्जी, ये बोलो, फ्री एनर्जी क्रिएट्स प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट्स पोटेंशियल एंड पोटेंशियल क्रिएट्स पीएमएफ एंड पीएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन। ये है फाइनल स्टेटमेंट केमियोस्मोटिक थ्योरी का। और हम क्या कह रहे हैं कि आज इसका उल्टा तुमको हम क्या सिखाने जा रहे हैं, कि कोई एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, उस एक्टिव प्रोसेस मतलब कि वो क्या है, वर्क डन है, वो क्या है, वर्क डन है। उस वर्क डन के लिए क्या चाहिए, पीएमएफ। वो पीएमएफ कहां से आएगा, पोटेंशियल से। पोटेंशियल कहां से आएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट से। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां से आएगा, फ्री एनर्जी से। अब ये फ्री एनर्जी कहां से आएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। पीटर मिशेल साहब बोल रहे थे कि यदि आपको फ्री एनर्जी इस पर्पस के लिए चाहिए कि हम इतना प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लें, कि इतना प्रोटॉन बन जाए, कि इतना पीएमएफ बन जाए, कि वर्क डन एटीपी सिंथेस में कन्फर्मेशनल चेंज लाकर एटीपी का सिंथेसिस कराएं, एटीपी का सिंथेसिस कराएं, तो आप फ्री एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से पाएंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आएगा या तो वाटर के स्प्लिटिंग से आएगा। और इस दोनों ही प्रोसेस के दौरान इतना प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा, कि इतना पोटेंशियल बन जाएगा, कि एटीपी सिंथेस में इतना कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बन जाएगा। लेकिन अगर आज आपको कोई एक्टिव प्रोसेस कराना है तो यह भी वर्क डन ही है, और इस वर्क डन में भी आपको पोटेंशियल चाहिए, और पोटेंशियल के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए फ्री एनर्जी। तो क्या हर एक्टिव प्रोसेस के लिए आप हर जगह ईटीएस लगा के क्या फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कराते रहेंगे, नहीं, नहीं। आपने ये थोड़ी ना सीखा है कि एक्टिव प्रोसेस के लिए हमने क्या बोला है, देखो एक्टिव प्रोसेस के लिए एनर्जी या तो एटीपी से आती है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन से आती है। जब हम डिफ्यूजन पढ़ा रहे थे, एक्टिव प्रोसेस पढ़ा रहे थे ट्रांसपोर्ट में, तब भी बताए थे, जो नहीं पढ़े सुन लें। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तुम ये देखो, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा किया गया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करके ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया गया। और यहाँ एक्टिव प्रोसेस किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मूवमेंट है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव प्रोसेस। और ये भी, इसको कराने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी तब आएगा ना जब फ्री एनर्जी रहेगा, तभी जाके वो एक्टिव प्रोसेस होगा, क्योंकि ये काम भी क्या, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और इसके लिए चाहिए एनर्जी। अब सुनना यहाँ पे, और इसके लिए एनर्जी कोई फ्री एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आएगा, इसी के लिए एटीपी टूटता है। एटीपी में बताए थे 3 पीएच बॉन्ड होता है, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड, एक नॉर्मल बॉन्ड। तो जो पीएच बॉन्ड टूटता है ना, पीएच बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है वही है फ्री एनर्जी। डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी रिलीजेस द एनर्जी बाय द ब्रेकिंग ऑफ पीएच बॉन्ड। और यही फ्री एनर्जी क्या करता है, जहां पर मान लो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, यहाँ पे उसका कम कंसंट्रेशन है और यहाँ पे उसका ऑलरेडी अधिक कंसंट्रेशन है, इस सब्सटेंस को फिर भी धक्का लगा के इधर भेजना है, तो यहाँ पे एटीपी टूट जाएगा और इस सरफेस के अक्रॉस करना है मान लो सब्सटेंस का मूवमेंट, तो यहाँ पे एटीपी टूट जाएगा। मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू कराना है एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पर एटीपी टूट जाएगा और एटीपी के टूटने से एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे जमा किया जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन खूब सारा जमा किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये एटीपी तो टूटेगा किसी एंजाइम के प्रेजेंस में, रुक जाओ वो सवाल को डील करेंगे हम। लेकिन एटीपी जब टूटेगा तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा होगा उस एनर्जी के वजह से, इस एनर्जी की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा होगा। और वो कैसे होगा वो सब अभी हम समझा देंगे।
प्रोटॉन ग्रेडियंट जब जमा होगा तो यहीं पर पीएमएफ ज्यादा होगा और यहाँ पर पीएमएफ कम होगा। देखना यहाँ पे तुमने ये पर्टिकुलर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम था, लो वो सब्सटेंस इधर कम था और वो सब्सटेंस इधर ऑलरेडी ज्यादा था, फिर भी हमको उधर भेजना था। तुमने क्या किया, ब्लू वाला यहाँ पे प्रोटॉन बहुत सारा जमा कर लिया। अब इतना प्रोटॉन जमा हो गया कि ये प्रोटॉन इधर से इधर जाना चाहता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन है इम्परमेबल। ये प्रोटॉन इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होगा और इसके पास हाई एनर्जी है ही, पीएमएफ है ही। इसी पर्टिकुलर एनर्जी को यूटिलाइज करके, इसी पोटेंशियल को यूटिलाइज करके, इसी पीएमएफ को यूटिलाइज करके ये सब्सटेंस के साथ प्रोटॉन इधर से इधर आ जाएगा। बताओ केमियोस्मोसिस तो यहाँ पे भी हुआ, केमियोस्मोसिस यहाँ पर भी हुआ, लेकिन एटीपी का सिंथेसिस नहीं हुआ, एक्टिव प्रोसेस हो गया उस एनर्जी को यूटिलाइज करके। तुम सोच कर देखो कितना रहस्यमयी बात कर रहे हैं पीटर मिशेल साहब, सोच के देखो उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कितना रहस्यमय बात कर रहे हैं वो कि एक्टिव प्रोसेस के लिए एटीपी चाहिए। क्यों चाहिए? आज के बाद तुमसे अगर बीच चौराहे पे कोई पूछ दे तो तुम उसको समझाना कि इसीलिए चाहिए कि एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या, वर्क डन, वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके लिए पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि पीएमएफ फोर्स चाहिए वर्क डन के लिए। तो वो फोर्स कैसे आएगा, पोटेंशियल से, पोटेंशियल कैसे आएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे आएगा, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन तब रिलीज होगा ना जब माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस चलेगा। तो जरूरी थोड़ी है कि केवल माइटोकॉन्ड्रिया की जगह ही एक्टिव प्रोसेस चले, कई जगह एक्टिव प्रोसेस चलता है सेल में। तो एटीपी के ब्रेकडाउन से यहाँ फ्री एनर्जी आएगा। अब सवाल ये है कि सर अगर ऐसा है कि एटीपी यहाँ टूट रहा है तो एटीपी के टूटने के लिए तो एंजाइम चाहिए। अब समझना, जो बच्चे मेरे से एंजाइम पढ़े उनको एक बात याद आ जाएगा, जो नहीं पढ़े वो एक बात ध्यान रखेंगे अभी जो मैं बोल रहा हूँ। क्या, जब एटीपी बनना होता है तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो एटीपी बन जाता है, इसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन ऑफ एडीपी। और जब एटीपी टूटता है तो एटीपी के टूटने से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है। मैं बता दूं बच्चों, ये दोनों ही काम एक ही एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसका नाम एटीपी सिंथेज है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एज पर नीड ऑफ सेल, एटीपी सिंथेज है। और सुन लो, एक कान भेजे में खोल के सुन लो आज सारा बच्चा, एटीपी का फॉर्मेशन सेल में हर जगह हो ना हो, एटीपी का ब्रेक डाउन सेल में हर जगह होता है। क्या बोल रहा मैं, सुनते जाना। एटीपी का फॉर्मेशन हर जगह हो ना हो, एटीपी का फॉर्मेशन, हाँ फॉर्मेशन हर जगह हो ना हो, एटीपी का ब्रेकडाउन सेल में हर जगह होता है। और ये भी बात सुन लो, एटीपी का सिंथेसिस सेल में दो ही जगह हो सकता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि ईटीएस दो ही जगह है। अब सुनना मेरी बात, ईटीएस दो ही जगह है, इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया ईटीएस यहाँ पे है, थैलेमर ईटीएस, तो दो ही जगह हो सकता है। एटीपी का ब्रेकडाउन सेल में हर जगह होता है, क्योंकि सेल में कहीं ना कहीं हर जगह एक्टिव प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होता है। और तुमको अभी हम 2-4 एग्जांपल से रिलाई भी करा देंगे। तो अगर ऐसा है कि एटीपी का ब्रेकडाउन सेल में हर जगह होता है तो एटीपी का ब्रेकडाउन भी तो एटीपी सिंथेज के ही प्रेजेंस में होता है। और एटीपी सिंथेज F0 F1 पार्टिकल के F1 हेड पर पाया जाता है। तो इसका मतलब F0 F1 पार्टिकल भी सेल में हर जगह पाया जाता है। अब तो तुम्हारे मन में बड़ा डाउट आने लगा। अब तक तो तुम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के नॉन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के थैलेमर मेम्ब्रेन, लेकिन आज तो हम तुमको क्या सिखा रहे हैं, हम नहीं, वो पीटर मिशेल साहब सिखा रहे हैं, हम नहीं सिखा रहे हैं। हम तो उनकी कई बातें सिखा रहे हैं कि एटीपी का ब्रेकडाउन हर जगह होता है, जहां जहां एक्टिव प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, सेल में एक्टिव प्रोसेस कहीं पे भी नीड हो सकता है, तो उसके लिए एटीपी सिंथेज चाहिए। एटीपी सिंथेज F0 F1 पार्टिकल के F1 हेड पर होता है। तो इसका मतलब F0 F1 पार्टिकल क्या सेल में हर जगह होता है? और क्या हर सेल में होता है? क्या सेल में हर जगह होता है? और क्या हर जगह होता है सेल में? हर सेल में होता है? बोलो, अरे बोलो। नो सर। यस नो सर। यस 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 यस, यही है रहस्यमयी बातें। और यहीं पे लोग गलत पढ़ा रहे हैं, यहीं पे लोग गलत पढ़ा रहे हैं, यहीं पे लोग गलत पढ़ा रहे हैं। और डायग्राम के थ्रू समझाते हैं क्या लोग गलत पढ़ा रहे हैं। ये सेल है साहब, ठीक है, ये सेल है। सेल में दिस इज सेल मेम्ब्रेन,
एंड सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट आप एक वर्ड सुनेंगे जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। भाई साहब, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सुनना मेरी बात। इसके अलावा इस सेल के अंदर कई सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं। जैसे ये है आपका न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये है आपका लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये है आपका वैक्यूल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और इनके जितने भी आप मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, वैक्यूल का मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहते हैं, बताएंगे सेल में। लाइसोसोम का मेम्ब्रेन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन को आप पढ़े ही, आउटर और इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को आप पढ़े ही, आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लोग क्या बता रहे हैं कि F0 F1 पार्टिकल केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर होता है। मतलब यहाँ पे थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे बता रहे हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर होता है, यहाँ अंदर में जो थाइलेक्वाइड है, और यहाँ बता रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से, मतलब ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, इस तरीके से लोग पढ़ा, यही तो गलत बता रहे हैं, यही तो गलत बता रहे हैं। इसीलिए तो बच्चे को ऐसा लगता है कि एटीपी सिंथेज एंजाइम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता होगा। ये गलत है। एटीपी सिंथेज एंजाइम ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर होता है। मैंने बोला ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में होता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी है। इस क्या बताया था इसको मैंने, लाइसोसोम, इसमें भी है, इसमें भी है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन में भी है। यहाँ तो खड़ा है ही, यहाँ तो खड़ा है ही। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में होता है सेल के अंदर। यही लोग गलत बता रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ होता है। और आपने भी अब तक यही पढ़ा होगा। आपने आकाश में पढ़ा कि पताल में पढ़ा है? आपने यही पढ़ा है, आपने यही पढ़ा है। और मैं कह रहा हूं ना, गलत है भाई, सही है। यस यस यस, एटीपी सिंथेस F0 F1 पार्टिकल के F1 पर मिलता है, और ये F0 F1 पार्टिकल ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर मिलता है। और जहां जहां बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, वहां वहां एटीपी सिंथेस उसके F1 हेड पर तो होगा ही होगा। F1 हेड, ये मैंने डायग्राम थोड़ा उल्टा उल्टा बना दिया, मतलब इसको उल्टा करके बनाना था यार, ये तुम समझ चुके होगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर F0 F1 पार्टिकल होगा। और अगर विश्वास नहीं है ना, तो मैं अभी आपको इसका फंक्शन से आपको रियलाइज करा दूंगा। और जो लोग मेरे से अलग अदर चैप्टर भी पढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट और मिनरल अभी किसी को नहीं पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको याद दिलाएंगे। तो हम आपको रियलाइज कराएंगे कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जितने भी हैं, हर जगह एटीपी सिंथेज अपना रोल दिखा रहा है। किस तरीके से? इस तरीके से। और ठूस लो भेजे में, सेल में हर जगह एटीपी का सिंथेसिस हो ना हो, एटीपी का ब्रेकडाउन सेल में हर जगह होता है। एटीपी सिंथेस के प्रेजेंस में ही होता है, और एटीपी सिंथेस सेल में हर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर होता है। और उसका रोल क्या है वहां पर? हर जगह रोल उसका हर जगह ये है कि एटीपी को ब्रेक डाउन कराना है, और उससे जो एनर्जी निकलेगा उससे कोई पर्टिकुलर एक्टिव प्रोसेस कराना है, इस मैनर में। अब इस बात को प्रूव करते हैं। अब तो तुम समझ ही चुके हो कि यहाँ पर एक्चुअली जिस भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अलोंग कराना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहीं पर क्या हो रहा होगा? एटीपी सिंथेस इधर टूटा होगा, एटीपी सिंथेस के प्रेजेंस में एटीपी टूटा होगा, एनर्जी आया होगा, इसी एटीपी सिंथेस में कन्फर्मेशनल चेंज आया होगा। उसके बाद ये खुला होगा प्रोटॉन चैनल, ये जो टनल है पूरा का पूरा, टनल की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्युमुलेट किया हो गया, ग्रेडियंट इस तरफ एक्युमुलेट किया होगा, मतलब इधर से प्रोटॉन इधर लाया गया होगा। इसका कन्फर्मेशनल चेंज करा के, सुनना, इसका कन्फर्मेशनल चेंज करा के प्रोटॉन इधर से इधर लाया गया, और इधर आपका प्रोटॉन जमा कर लिया गया। अब इतना जब प्रोटॉन यहाँ जमा हो गया, तो अब ये फिर फोर्स लगाने लगा। अब ये फोर्स लगा के अगेन अब ये जाना चाहेगा इधर, और जब ये इधर जाना चाहेगा, तो इधर जो लो पिंक वाला, लो कंसंट्रेशन वाला पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, वो इन्हीं के साथ, इसके साथ इधर क्रॉस करके आएगा, और सब्सटेंस का हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एक्टिव प्रोसेस में वर्क डन हो जाएगा। सोच कर देखो कितना रहस्यमयी बात है। सारा बात आपको नोट्स में लिखा मिलेगा, एकदम थ्योरी के फॉर्म में, कहीं किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये केवल मेरे नोट्स में मिलेगा, किसी कोई बुक में नहीं लिखा मिलेगा, ये आपको केवल मेरे नोट्स में लिखा मिलेगा। और ये भी बात बता देते हैं, ये बात कई टीचर मेरे नोट्स में गलत बताएंगे कि गलत लिखा हुआ है, बताने दो ना।
बताने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? कई सारे लोग अदर पॉलिटिकल पार्टी को सही बताते हैं, कई सारे लोग अदर पॉलिटिकल पार्टी को सही बताते हैं। समय आने पे सब सही गलत साबित हो रहा है, हो ही रहा है अभी तो हो ही रहा है ना। मजे आ ही रहे होंगे, कल थाली पीट रहे थे, आज छाती पीट रहे होंगे, मजे तो आ ही रहे होंगे आपके। कोई बात नहीं है, आप मानो ना गलतफहमी में, किसी और के साथ गलतफहमी में रह लो, जब कल क्वेश्चन आएगा तो सही गलत साबित हो जाएगा, कौन सही कौन गलत। कहीं ना कहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट से टकरा ही जाओगे। हो सकता है नीट लेवल में ना टकराओ, आगे तो लाइफ में बायोलॉजी लेके पढ़ना है, कहीं ना कहीं टकरा ही जाओगे। और दिन में ही सही साबित होगा कि एटीपी सिंथेस हर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर होता है, क्योंकि F0 पार्टिकल हर जगह होता है। यस, हर जगह होता है। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात कि हर जगह होता है, ये बात अब आपके दिमाग में घुस चुका है कि हर जगह होता है। अब बोलेंगे सर एक आध एग्जाम्पल देके समझाइए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। चलो याद दिलाते हैं। जो लोग हमसे सेल पढ़े हैं उनको याद आ जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं घबराना मत, सेल स्टार्ट होने वाला है 2-4 दिन में, हम आपको बताएंगे लाइसोसोम के अंदर। ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर पहले होता है प्राइमरी लाइसोसोम। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें पूरा लगा हुआ है, तो इसके अंदर नॉर्मली पीएच होता है 7 के आसपास, मतलब न्यूट्रल के आसपास। जब इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो वाटर की प्रदेश में किसी चीज का ब्रेकडाउन कर सकता है, ठीक है, तो वो तभी कर सकता है जब एसिडिक मीडियम हो। तो ये तो पीएच से न्यूट्रल है, तो इसको सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट किया जाता है। ये सब पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको हम सेल में, लेकिन पीएच 5 होना जरूरी है, 5 के आसपास, 4.8 के आसपास, 5 के आसपास चला जाता है, तब जाके एंजाइम एक्टिव होते हैं। तो भाई पीएच कैसे चेंज होगा? ये काम मतलब ये जब चेंज हो जाएगा तब तक वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन चुका होगा, प्राइमरी लाइसोसोम, पूरा प्रोसेस बताएंगे सेल में। तो ये पीएच चेंज कैसे होगा? पीएच चेंज तो कराना ही पड़ेगा ना। अब पीएच तो चेंज तभी हो सकता है ना, पीएच तो चेंज तो तभी हो सकता है ना जब अंदर में प्रोटॉन बहुत सारे आ जाए, हैं, मतलब अंदर में प्रोटॉन बहुत सारे आएंगे तभी ऐसा हो सकता है। नहीं आप सोचो ना यार, ऐसा कैसे होगा? Yes, sir. साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन को तो घुसा नहीं पड़ेगा यहाँ, तब जाके यहाँ पीएच अधिक होगा, तो मतलब कि H+ कंसंट्रेशन अधिक होगा तो पीएच घटेगा, तो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम एक्टिव होंगे। तब आप बोलते हो कि सेकेंडरी लाइसोसोम में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं पीएच 5 पर। तो कैसे हो गया, कैसे हो गया? यहाँ F0 पार्टिकल था, F0 पार्टिकल ने एटीपी का ब्रेकडाउन, ये वाला F0 पार्टिकल पर एटीपी सिंथेसिस पर एक पर हुआ एटीपी का ब्रेकडाउन, फ्री एनर्जी आया, फ्री एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा किया, प्रोटॉन ग्रेडियंट से पोटेंशियल, और वही पोटेंशियल से वही हो गया ना। मतलब आपने क्या किया, प्रोटॉन को एक्युमुलेट कर लिया, आपको कराना ही यही था, प्रोटॉन को एक्युमुलेट करा के प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा करना था, डेल्टा पीएच जमा करना था। और वहां पर आपको भले एक्टिव प्रोसेस के लिए नहीं किया आपने, लेकिन एक बात आप बताइए ना, ये जो आप यहाँ पर प्रोटॉन जबरदस्ती ला रहे हैं, इसका मतलब यहाँ अगर पीएच 7 है और आप यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक्टिव ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये तो एक्टिव ही प्रोसेस है आप, और जबकि पीएच H+ यहाँ पे अच्छा खासा है, पीएच 7 है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब कि बेसिक में है, न्यूट्रल है, फिर आप वहाँ H+ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये तो एक्टिव प्रोसेस ही है। और वैसे भी लाइसोसोम के अंदर पीएच मतलब कि H+ का कंसंट्रेशन अच्छा खासा रहता है साइटोप्लाज्म की तुलना में, फिर भी आप इसको यहीं पर घुसेड़ना चाह रहे हो, तो क्या एक्टिव प्रोसेस तो है। और यहाँ आप कर ही वही रहे हैं, प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही जमा कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको पीएच ही कुल मिलाकर डिस्टर्ब करना था इस एंजाइम के एक्टिविटी के लिए। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ना, फिक्र मत करो, 2-3 दिन में सेल स्टार्ट होगा ना, वहां पे ये बात फिर से लाएंगे हम, फिर से लाएंगे। बस आपको अभी इतना तो रियलाइज हो रहा है ना कि हाँ सर लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में भी तो एटीपी सिंथेस होना ही चाहिए, इतना रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बस हमको इतना बता दो। प्रोसेस समझ में आया ना, वो सेल Yes, में आ sir. जाएगा, लाइसोसोम के फंक्शन में समझ में आ जाएगा, इतना तो रियलाइज हो गया ना सर, लाइसोसोम में तो होना ही चाहिए मेम्ब्रेन में, तो ये भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है गुलाबी वाला। और सुन लो वैक्यूल्स में भी होता है, तुमको सेल में बताएंगे, वैक्यूल्स में भी होता है, या तो है या तो है ही। और एग्जांपल सुनना, अभी मिनरल न्यूट्रिशन तुम लोग को नहीं पढ़ाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट पढ़े उनको याद आएगा, जो नहीं पढ़ेंगे घबराना मत, पढ़ाएंगे बाद में समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट में याद करो, फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग, एक्टिव प्रोसेस याद आ गया होगा सबको जो पढ़े हमसे। फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग फूड ट्रांसलोकेशन के दौरान एक्टिव प्रोसेस। फ्लोएम लोडिंग के दौरान क्या होता है, सोर्स सेल से कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से सिव सेल, सिव ट्यूब, ये एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे भी वही हुआ है, एटीपी टूटा है, एटीपी टूटने से फ्री एनर्जी निकला, फ्री एनर्जी से प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट से पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल को यूटिलाइज करके सुक्रोज को यहाँ से यहाँ धक्का मार के फेंका गया है। और फिर अगेन जब फ्लोएम अनलोडिंग हुआ
तो सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल से सिंक सेल, यहाँ पे भी एक्टिव प्रोसेस था। याद करो कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफर कर जाता है। जो ट्रांसपोर्ट पढ़े उनको ही समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े घबराना मत, पढ़ाएंगे आपको बाद में। यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे एटीपी टूटा, एटीपी के टूटने से एनर्जी आया। एनर्जी कैसे आया? फ्री एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से। उससे डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए धक्का लगा दिए, उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल से वर्क डन, एक्टिव प्रोसेस। और दूं एग्जांपल देता हूं, पढ़ाऊंगा मैं सबको मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा, और बहुत धमाकेदार पढ़ाऊंगा मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट फिजियोलॉजी का एक ही चैप्टर बचा हुआ है, उसमें आपको बताएंगे हम वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी मेनली एक्टिव प्रोसेस 3 तरीके से होता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी जब होता है तो जब एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वहां पे भी इसी तरीके से होता है। बाकी हम आपको मिनरल में फिर से रिकॉल करा देंगे और बताते हैं। जब आपको मिनरल एंड न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे तो जब आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन का मेथड, सॉरी मिनरल के एब्जॉर्प्शन का मेथड बताएंगे, तो मिनरल के एब्जॉर्प्शन में ये बात हम आपको फिर से दिलाएंगे याद, कि मिनरल के एब्जॉर्प्शन के दौरान जो ट्रांसपोर्ट पढ़े उनको वो याद आने लग गया होगा, उसमें भी बताए थे बात कि सॉइल में जो होता है कंसंट्रेशन कम होता है इस रूट सेल के तुलना में। मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन कराना है, मिनरल ट्रांसलोकेशन याद करो जो ट्रांसपोर्ट पढ़े, फिर भी मिनरल को यहाँ धक्का मार के भेजना है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे भी वही होता है, एटीपी टूटता है कहीं ना कहीं, एटीपी प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा करता है, और एटीपी के टूटने से प्रोटॉन ग्रेडियंट से पोटेंशियल, और पोटेंशियल से वर्क डन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब और कितना एग्जांपल दूं यार, भरे पड़े हैं पूरी बायोलॉजी में। जहां भी एक्टिव प्रोसेस हो रहा है ना, एक्टिव प्रोसेस बिना फ्री एनर्जी के हो ही नहीं सकता, और एक्टिव प्रोसेस में फ्री एनर्जी पीएच बॉन्ड से आता है, पीएच बॉन्ड से आता है। दैट्स व्हाई एवरी एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्स द एटीपी ब्रेकडाउन। और सेल में हर जगह एटीपी का सिंथेसिस भले ही नहीं होता, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, लेकिन एटीपी का ब्रेकडाउन हर जगह होता है। मैंने अभी आपको दिखाई दिया यार, ये डायग्राम बनाया तो ये रहा, ये तो दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, यहाँ भी बढ़ाऊंगा, बोलता रहा सेल में हर जगह होता है। ये तो सब समझ में आ गया बच्चे को। बोलो कितने कोई बात कैच हो गया है बात? हाँ सर, यस हो सर। गया। इरहान, यस सर, कैच हो गया। ये अतीक, यस सर। अब पता है तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, नहीं आया तो अब आ जाएगा। पता थे क्या सर, अगर ऐसा है कि F0 F1 पार्टिकल सेल में हर जगह होता है, मतलब एटीपी सिंथेस सेल में हर जगह होता है, तो एटीपी सिंथेस तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, मतलब एटीपी का बनना और टूटना दोनों। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर कि एटीपी का ब्रेकडाउन सेल में हर जगह हो सकता है, लेकिन एटीपी का सिंथेसिस केवल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में था? बोलो डाउट आया मन में? यस सर। आ गया ना? यस सर। एक और डाउट था। पहले इस डाउट को, तुम अपने डाउट को अभी याद रखना, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस डाउट को, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। तुम अपने डाउट को अभी याद रखो, पूछ लेंगे इस डाउट के बाद। पहले इसको क्या इसका जवाब है किसी के पास? इसका जवाब है किसी के पास? सोच के बताओ ना यार। अरे एटीपी सिंथेस तो मतलब हर जगह है ना यार, ये तो अभी हमने साबित कर ही दिया, जवाब सही है यस। तो फिर एटीपी का ब्रेकडाउन हर जगह, लेकिन एटीपी का सिंथेसिस केवल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। भाई क्यों क्यों क्यों? उससे ऐसा क्या मतलब कि खास बात है उसमें? कोई बता सकता है? हर्ष? सर सोच रहा हूँ। अतीक? अतीक? सोच ही रहे सर। नहीं सोच पाओगे, बस का नहीं है तुम्हारे, बस का नहीं। आओ बता रहे हैं भाई, इतना आसान थोड़ी है यार। इतना आसान रहता तो हम क्यों पढ़ाते तब? तुम किसी और से भी पढ़ सकते थे ना। चीजों को आसान, कठिन चीजों को आसान बनाना ही तो मेरा काम है। ईटीएस, जवाब ईटीएस। पूरे लिविंग वर्ल्ड में ईटीएस 2 ही जगह मिलता है, याद करो बेसिक में। अगर यूकैरियोट है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोट में भी इसका अल्टरनेट है मीजोसोम, और वो आप जानते हैं क्रोमेटोफोर। ईटीएस इज द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब तुम बोलोगे सर इससे क्या लेने देना? भैया
इलेक्ट्रॉन कैरियर में फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री एनर्जी आएगा, ठीक है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री एनर्जी इतना आएगा कि इतना प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा हो जाएगा, कि इतना पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा कि वो सारा का सारा पोटेंशियल किस वर्क डन में काम आएगा, तो एटीपी सिंथेसिस के उस कंफर्मेशन चेंज में कि एटीपी का सिंथेसिस हो, एटीपी का सिंथेसिस हो। एटीपी सिंथेसिस में कंफर्मेशन चेंज आएगा, लेकिन इतना कंफर्मेशन चेंज आएगा कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होगा, उसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, और इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से ही आ सकता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन दो तरीके से, वाटर के स्प्लिटिंग से, लाइट एनर्जी की मदद से, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से। कल इस फ्री इलेक्ट्रॉन की यात्रा कराएंगे हम आपको, जर्नी कल आएंगे कल, और आपको रियलाइज होगा कि भाई साहब ये बहुत भयानक एनर्जी रखता है अपने पास को, और इतना भयानक एनर्जी से ही प्रोटॉन का ग्रेडियंट जमा हो सकता है, इतना कि एटीपी का सिंथेसिस हो। और ये ईटीएस तो है ही नहीं सेल में हर जगह, वो तो यही है, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट हर जगह बन रहा है। कैसे? एटीपी के टूटने से, क्योंकि इससे भी एनर्जी निकलेगा यार, फ्री एनर्जी से इसके टूटने से भी निकलेगा। तो फिर बोलोगे सर उस प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या अगेन इस एटीपी सिंथेसिस में कंफर्मेशन करा के एटीपी ना बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते ही किसी पर्टिकुलर एक्टिव प्रोसेस को कराने में यूटिलाइज हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट बचा कहाँ? प्रोटॉन ग्रेडियंट बचा कहाँ? अरे बचा कहाँ? उतना है भी नहीं, बच भी जाएगा तो उतना है ही नहीं वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कि एटीपी सिंथेसिस में ऐसा कंफर्मेशन चेंज ला दे कि एडीपी और फॉस्फेट को जोड़ के फिर से एटीपी बन जाए। नहीं है। तो आप बोलोगे सर ईटीएस चला के ले, अरे ईटीएस हर जगह है नहीं ना, ये तो कह रहा, ये तो मेरा सवाल है, ईटीएस तो हर जगह है ही नहीं, मगर ये हर जगह चल रहा है, तो इससे क्यों नहीं हो जा रहा? क्योंकि ये तो तुरंत एक्टिव प्रोसेस को कराने में काम आ जा रहा है ना। तो बचा कहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट, बचा कहाँ पोटेंशियल, तो एक्टिव प्रोसेस कराने में काम आ गया। दैट्स व्हाई एटीपी सिंथेसिस फाउंड एट एवरीवेयर, बट ATP synthesis takes place only at mitochondria and chloroplast, which carry ETS, electron transport system, which is sequential arrangement of electron carrier. बोलो आप समझ में आ गया मेरी बातें? Yes, अरे sir. बोलो। इसी Yes, वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो एकीमोस्मोटिक थ्योरी है ये दोनों ही जगह पर एप्लीकेबल है। बोलो समझ में आ गया? yes sir, Yes, sir. आज की कहानी अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, यकीन मानिए हम नेक्स्ट क्लास जो आधा घंटा होगा, उस आधे घंटे में इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में हम आपको एक यात्रा कराने वाले हैं, एक यात्रा। और यात्रा का मतलब समझते हो, जहां से चले घूम फिर के फिर वहीं आने वाले हैं लौटकर, और वो यात्रा होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की यात्रा इस लिविंग वर्ल्ड में, फ्री इलेक्ट्रॉन की यात्रा। और वो यात्रा का नाम होगा पानी से पानी तक। मतलब आप वो कहानी कल सुनोगे ना, मतलब आपके तन बदन में आग लग जाएगा। मतलब आप सोचोगे सर मतलब आप क्या बात कर रहे हो सर, आप मतलब कैसी यात्रा कराए हो सर जीवन में, मतलब इससे बड़ा कोई यात्रा नहीं हो सकता हमारा। यकीन मानो कल हम आपको पानी से पानी तक का यात्रा कराएंगे, और वो यात्रा कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा। और आपको रियलाइज कराएंगे इस पूरे दुनिया में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन ही है कि पानी से पानी तक की यात्रा करा के इस पूरे लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। और उसकी दो तरीके की यात्रा, एक शॉर्ट जर्नी, एक लॉन्ग जर्नी है। लॉन्ग जर्नी में हम लोग का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और शॉर्ट जर्नी में केवल प्लांट आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आते ही हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन की पानी से पानी तक की यात्रा, और उसके बाद हम आ जाएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आइएगा। नोट्स अभी आपको जस्ट हम फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या होगा तो आप पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, okay sir, चलो ठीक है। तो इस मीटिंग नोट्स में क्या है ना कि अगर नोट्स में एरर वेरर कहीं होगा तो वैसे तो हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, एरर कहीं है तो अगर आपको समझ में आया कहीं एरर तो हमको बताइएगा, हम सही करवा देंगे। ठीक है, चलिए।